हाय गाइस, स्टडी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पाषाण काल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नव पाषाण काल पे। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी पाषाण काल पे, उसमें एक था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल। आज हम बात करेंगे नव पाषाण काल पे, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेगा। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नव पाषाण काल। तो इसको देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं रहीं और क्या क्या इसमें कुछ नया हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए नव पाषाण काल ये एक यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द से लिया गया है, किससे? नियोलिथियोकोस। नव पाषाण काल यूनानी शब्द नियोलिथियोकोस से लिया गया है, जिसमें नियोस और लिथोस। नियोस का अर्थ होता है नया, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर का। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात नए पत्थर का काल, नव पाषाण काल, नए पत्थर का काल या नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल, बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? नव पाषाण काल कहाँ से कैसा शब्द है? ये यूनानी शब्द है। यूनान के कौन से शब्द से लिया गया है? नियोलिथियोकोस से लिया गया है, जिसमें नियोस का अर्थ होता है नया और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर का। अर्थात नए पत्थर का काल, नव पाषाण काल, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। देखिए, अगर इसका हम जो टाइम पीरियड था, जो इसके समय था, वो क्या था? इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो पहले पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो टाइम था, कहीं कहीं मिलेगा आपको 8000, कहीं कहीं मिलेगा आपको 7000 BC से 3000 BC, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 8000 BC से 4000 BC, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, नव पाषाण काल शब्द का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम जॉन लुपाग ने किया था। नव पाषाण शब्द का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन लोपाग ने किया था 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में। तो इस शब्द का जो उपयोग है वो किसने किया था? जॉन लुबॉक ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। कब किया था? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉन लुपाग साहब ने कहा था, क्या कहा था? नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। अब अगर बात करें, नव पाषाण काल को क्रांति का काल भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को क्या कहा जाता है? क्रांति का काल। तो क्रांति का काल किसने कहा था? तो क्रांति का काल कहा था आपका गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है। तो नव पाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने। क्रांति का काल किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड ने कहा कि नवपाषाण कैसा है? एक क्रांति का काल है। क्यों कहा था? कि यहाँ क्या हुआ था? देखिए, मैंने आपको जो इससे पहले मध्य पाषाण काल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वहाँ कहीं कहीं खेती के यानी कृषि के साक्ष्य दिखाई दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, वो सब कहाँ मिलेंगे?
हमें मिलेंगे नवपाषाण काल में। तो यहाँ क्या हुआ कि कृषि की स्टार्टिंग हुई, यानी कृषि के साक्ष्य मिले। अब कृषि करेगा, जब मनुष्य कृषि करेगा तो कृषि करने के लिए किसी फसल को काटने के लिए वहां रुकना पड़ेगा, यानी उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्थायी जीवन के साक्ष्य भी दिखाई, यानी स्थायी जीवन की जो संकल्पना है वो दिखाई देती है। उससे पहले क्या था कि मनुष्य एक खाद्य संग्राहक था, यानी भटकता फिरता था, वो एक जगह ठहरने वाला नहीं था, वो एक स्थायी निवास नहीं एक स्थायी जगह पर नहीं रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में वो स्थायी निवास की यहाँ क्या मिलेगी, आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कृषि देखने को मिल रही है। जब कृषि का विकास होगा तो स्थायी निवास अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो कृषि होगी तो क्या होगा, स्थायी निवास। स्थायी निवास की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जब स्थायी निवास होगा, है ना, जब स्थायी निवास होगा तो मनुष्य क्या करेगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जब बताया था कि मध्य पाषाण काल में जब मतलब होलोसीन खत्म हुआ, प्लीस्टोसीन खत्म हुआ था तो होलोसीन आरंभ हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ था कि छोटे छोटे जो जीव जंतु या वनस्पति थे उनका विकास हुआ था, है ना, उनका विकास हो रहा था तो मनुष्य का क्या हो रहा था कि जानवरों के प्रति, जानवरों का और मनुष्य का जो है एक भय थोड़ा सा खत्म हो गया था। तो यहाँ क्या होगा कि मनुष्य सोचेगा कि अब हम क्यों ना उन जीव जंतुओं को पालना स्टार्ट कर दें, ताकि शिकार करने जाना ही ना पड़े। तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे कि यहाँ आपको पशुपालन के साक्ष्य भी मिलेंगे। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो पशुपालन, अब पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य भी यहीं से मिलेंगे। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उपकरण, क्या उपकरण पुरापाषाण काल में भी थे, मध्य पाषाण काल में भी थे और नवपाषाण काल में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ उनकी तकनीकी में चेंज हुआ, तकनीकी परिवर्तित तो होती रही। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको उपकरण वही मिलेंगे, पत्थर कहीं बाहर से नहीं आएगा, पत्थर वगैरह वो सब यहीं के होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक अलग ही तकनीकी के मिलेंगे, यानी यहाँ मिलेंगे पॉलिशदार उपकरण। छोटे आकार में तो छोटे होंगे लेकिन पॉलिशदार उपकरण होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो उपकरण होंगे वो कैसे होंगे, पॉलिशदार। पॉलिशदार उपकरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे उपकरण मिलेंगे, पॉलिशदार उपकरण मिलेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, मेहरगढ़ यहाँ का सबसे प्राचीन स्थल है, मतलब नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल है, जहाँ हमें प्राचीन बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। और मेहरगढ़ कहाँ, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले गेहूं के यानी खेती के साथ यहीं से मिलेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो उपकरण हैं वो उत्तर भारत में, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में उपकरण जो थे वो खोजे थे आपके ला मैशोरिये साहब ने। ला मैशोरिये ने क्या किया था, उत्तर भारत के उपकरण खोजे थे। और दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में उपकरण, तो दक्षिण भारत के उपकरणों की खोज की थी नेवेलियन फ्रेजर ने। उत्तर भारत में उपकरणों की खोज की थी ला मैशोरिये ने।
और दक्षिण भारत में उपकरणों की खोज की थी नेवेलियन फ्रेजर ने। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ महत्वपूर्ण स्थल लिख रखे हैं, महत्वपूर्ण कुछ से महत्वपूर्ण स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल ले रखे हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेहरगढ़, ठीक है, और कोल्डी हवा। तो चलिए देखते हैं। कश्मीर है, देखिए मध्य पाषाण, हाँ यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि मध्य पाषाण काल में हमें मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कश्मीर से प्राप्त नहीं हुए थे। मीसोलिथिक एज के साक्ष्य हमें कश्मीर से प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन नवपाषाण कालिक उपकरण हमें, यानी नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। कुब्गल कर्नाटक में, चिरान बिहार, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कश्मीर, कश्मीर के दो हैं, बुरज़ोम और गुफकराल। ठीक है, और यहाँ असम और मेघालय की गोरा पहाड़ियों से। ठीक है, तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहले वाला अगर हम कर्नाटक की बात करें, कुब्गल की बात करें तो साक्ष्य मिले हैं यहाँ से भस्म टीले या राख के ढेर। भस्म, मैंने कहा भस्म टीले या राख के ढेर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है राख के ढेर मिले हैं। कहने का मतलब है कि गोबर वगैरह के इस तरीके से बहुत सारे मतलब पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो पशुपालन की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो गई थी तो लोग क्या करते होंगे कि वहाँ एक ही जगह वहाँ उनका जो मलमूत्र वगैरह होता है उसको इकट्ठा करते और फिर उसको जला देते थे। फिर उसको क्या कर देते थे, जला देते थे, जिसके कारण यहाँ से हमें क्या मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं ना। भस्म टीले जैसे, टीले के जैसे दिखाई दे और राख के ढेर। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ एक व्यापारिक स्तर पे पशुपालन की व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी, यानी व्यापार स्टार्ट हो चुका था पशुओं का। ठीक है, दूसरा देखते हैं चिरान बिहार। यहाँ से मिले हैं हड्डी के उपकरण, गेहूं, जौ, लेकिन गेहूं के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन साक्ष्य, वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, अब बात करते हैं कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धान के अगर सबसे पहले साक्ष्य कहीं से मिले हैं तो वो कौन सा है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, इस समय पाकिस्तान का क्षेत्र है, पहले भारत का था। तो अब मेहरगढ़ से क्या मिला है, मेहरगढ़ से देखो यहाँ मिला है अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या हुआ कि अगर अन्नागार मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या हुआ होगा कि खेती इस स्तर पर हुई होगी कि उसको फिर मतलब संग्रहित करने के लिए एक अन्नागार बनाया गया होगा। ठीक है, और यहाँ मतलब जो उत्पादक था, जो भी मनुष्य बनाता था, उसको संग्रहित करने के लिए कुछ से मृद भांड भी बनाए, है ना। और मृद भांड में यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो मध्य पाषाण काल के मृद भांड थे वो चुटक विधि पर स्थिर थे, और यहाँ जो मृद भांड बने हुए हैं वो हाथ से भी बने हुए हैं। चुटक विधि का मतलब हाथ से बनाए हुए, और चाक निर्मित भी थे, यानी चाक पर भी बनाए जाते थे और हाथ से भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ अन्नागार मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं मेहरगढ़ से, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं, चाक निर्मित मृद भांड मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। देखो कृषि में क्या क्या था वहां पर उस समय, गेहूं, जौ, कपास, मटर, अंगूर। ठीक है, इस तरह की हमें वहाँ क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब जब कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वस्त्र उद्योग भी सबसे पहले यहीं हुआ होगा, क्योंकि कपास से कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ से एक चीज और भी मिली है, हड्डी की सुई। क्या मिली है, हड्डी की सुई, क्योंकि कपड़े बनाने के लिए सुई की आवश्यकता होगी, तो यहाँ हड्डी की सुई। हड्डी की सुई भी यहाँ से ही मिली है हमें, कहाँ से, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ में आप एक चीज ध्यान रखना, वेरी आईएमपी, मेहरगढ़ एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें पाषाण संस्कृति और पाषाण काल, ठीक है, और यहाँ ताम्र पाषाण काल
ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से आपके सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कांस्य युग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कांस्य युगीन युग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप, मैंने क्या कहा, पाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कांस्य युग के। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ की खुदाई की गई होगी तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें यहाँ सबसे नीचे क्या मिलेगा, जो सबसे पहले आया होगा, यानी पाषाण काल के साक्ष्य सबसे नीचे मिलेंगे। उसके बाद में क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे पाषाण काल के, यहाँ मिलेंगे ताम्र पाषाण काल के, और सबसे ऊपर क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमें कांस्य युगीन यानी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर। कश्मीर के दो प्रमुख स्थल हैं, एक बुर्ज़होम और एक गुफकराल। बुर्ज़होम और गुफकराल। तो बुर्ज़होम से हमें गर्तावास प्राप्त हुए हैं। गर्तावास यानी गड्ढे के बनाए हुए घर, गड्ढे के अंदर बनाए हुए घर प्राप्त हुए हैं। मुर्गा पालन, यानी मुर्गा पालन के जो साक्ष्य हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। अनेक प्रकार के मृदभांड, हड्डी और पत्थर के औजार हड्डी और पत्थर के मध्य पाषाण काल में भी थे, यहाँ भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पॉलिशदार उपकरण है, और वहाँ क्या थे, बस ऐसे ही थे, आकार में छोटे थे, लेकिन पॉलिशदार उपकरण नहीं थे। ठीक है, गुफकराल में देखेंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहे हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। और पशुपालन के साक्ष्य के साथ में हमें क्या मिला है, यहाँ हाशिया मिली है, अग्निकांड मिला है, और कृषि के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कृषि के प्रथम साक्ष्य, तो प्रथम साक्ष्य के लिए जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे मेहरगढ़, ना कि कोई और। ठीक है, असम मेघालय, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी नवपाषाण काल की, वह क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो मनुष्य था वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। क्या बना था? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। ठीक है, पहले क्या था, मनुष्य पहले मतलब भोजन को इकट्ठा करता था। अब क्या करने लग गया, अब वो उत्पादन करने लग गया, अब भोजन को उगाता था। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। स्थायी निवास की प्रक्रिया आ गई, है ना। पशुपालन व्यापक स्तर पर होने लगा। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। ठीक है, और बस ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाँ, एक बात कर ली जाती है कि यहाँ जो सबसे पहले जो मनुष्य ने जिस जंतु को पालतू बनाया था वह कौन था? कुत्ता। तो सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था, है ना। और पाषाण का अगर पशुपालन की बात करी जाए तो सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। अब हम इसकी पूरे ही पाषाण काल की, मैंने पाषाण काल की 3 वीडियो दी हैं, अब पूरे ही पाषाण काल का हम क्या लेंगे, एक प्रैक्टिस सेट के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन अब तक मैंने करा दिए हैं वो भी, और जो कराने से रह गए हैं वो भी, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर देंगे। और चलिए, बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।